करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जागरण। उसके अंतर्गत देखेंगे हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ से। सोमवार 28 जून 2021 दैनिक जागरण, इसके अंतर्गत देखेंगे कि न्यूज कौन कौन से हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला न्यूज देखते हैं। भारत और जापान की साझेदारी कोविड काल में वैश्विक स्थिरता के लिए सार्थक। हमारे पीएम मोदी अभी हाल ही में संबोधन कर रहे थे, वहाँ उन्होंने कहा है कि अभी जो कोविड का काल सिचुएशन चल रहा है, इसमें जापान की भागीदारी, जापान और इंडिया को जो है ना एक भागीदारी के रूप में उभरना चाहिए, ठीक है ना। अब यह ज़रूरी है, अभी कोविड काल के सिचुएशन में जापान और इंडिया की भागीदारी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं, ये किस ऑफर पर कह रहे थे, ये मौका था, उन्होंने बोला है, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इस बातों को कहा है, ठीक है ना। मेन मुद्दा क्या था कि अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंतर्गत परिसर में स्थापित है कौन, जापानी जेन गार्डन और काइजन एकेडमी। जो जापानी जेन गार्डन एंड काइजन एकेडमी को जो है ना अहमदाबाद में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। काइजन होता क्या है? काइजन एक तरह की जापानीज जो है ना बिजनेस फिलॉसफी है, ठीक। क्या है? एक जापानीज बिजनेस फिलॉसफी है। ये आप ऐसे समझे कि ये किसी भी संस्था में काइजन एक क्या है, अवधारणा है, फिलॉसफी है, ठीक है ना। जैसे इसको आप हेल्थ के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने काइजन को जो है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको यूज किया है। एक तरह की मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, कंटिन्यू डेवलपमेंट पर, ठीक है ना। ये क्या है काइजन? काइजन एक जापानीज बिजनेस फिलॉसफी है, ठीक। एक तरह का अवधारणा है, बिजनेस फिलॉसफी है ये, ठीक है ना। इसको यूज किया जाता है किसमें? आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, हेल्थ में भी यूज, बैंकिंग में भी यूज। गवर्नमेंट ने इसको यूज जो है ना, गवर्नमेंट जो है खासकर हमारे पीएम जो है काफ़ी इससे प्रभावित है, काइजन सिस्टम से, काइजन अवधारणा से। काइजन क्या है? एक अवधारणा है, एक फिलॉसफी है कि कैसे एक सिस्टम को, कैसे भी एक संस्था को कैसे एक रन करना है, कैसे वहाँ कॉपरेशन बैठाना है, कैसे सिस्टम को बढ़ाना है, ठीक है ना। इन्होंने अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर कि काइजन को उन्होंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में लागू किया और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो काइजन पूछा सकता है कि काइजन है क्या? या एक फिलॉसफी है, एक अवधारणा है, ठीक है ना, जिससे क्या करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम को किसी भी संस्था में हम उसको उपयोग करके किसी भी संस्था को एक अच्छा इंप्रूवमेंट, ओवरऑल इंप्रूवमेंट की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए हमने देखा काइजन क्या है। अभी ये स्थापित कहाँ हुआ है? काइजन एकेडमी में स्थापित हुआ अभी कहाँ, अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के परिसर में, ठीक। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के परिसर में स्थापित हुआ है, ठीक। काइजन एकेडमी और जापानी जेन गार्डन, दो चीज़ स्थापित हुआ है कहाँ पे? अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंतर्गत है। काइजन क्या है? एक फिलॉसफी, एक अवधारणा है, ठीक है ना, जिसको आप हेल्थ सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसको गवर्नमेंट सेक्टर में भी, यहाँ तक कि वो गुजरात में भी इसको अप्लीकेबल लगाए थे, ठीक है ना। वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको देखने को मिला था और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्होंने इस जो काइजन अवधारणा को लगाया था। ये काइजन कहाँ के है? यह फिलॉसफी जो है यह है जापान की फिलॉसफी है। चलिए अभी हम देखते हैं कि शिकायत नियंत्रण तंत्र की स्थापना करना अनिवार्य हो गया। कोई भी इंटरनेट मीडिया कंपनी, ठीक है ना, जिसका यूजर 50 लाख से अधिक है, कोई भी इंटरनेट मीडिया कंपनी जिसका 50 लाख से अधिक यूजर है, ठीक, उनको एक शिकायत नियंत्रण तंत्र की स्थापना करना पड़ेगा, ताकि किसी भी यूजर्स को किसी तरह की समस्या होगी तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। ये कब से लागू हो गया? 25 मई से प्रभावी हुए हैं, ठीक है ना। 25 मई से इसको प्रभावी कर दिया ये नियम को, ठीक है ना। याद रखें कि शिकायत नियंत्रण तंत्र की स्थापना पहले शायद नहीं रही होगी, ठीक है ना। अब क्या कहेगा, 25 मई से जो है ना इंटरनेट मीडिया जितनी भी कंपनी है, ठीक है ना, अगर वो 50 लाख से अधिक उनके पास यूजर हैं तो उनको एक शिकायत नियंत्रण तंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी। चलिए, शिकायत नियंत्रण तंत्र बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सिस्टम को अच्छा से चलाने के लिए, ताकि पता चलता है कि कैसे वर्क कर रहा है उसका सिस्टम। देखिए हम लोग क्या है इसमें, रूस नौसेना दिवस समारोह में भाग लेगा INS तरवर, ठीक है ना। अभी जो है रूसी नौसेना दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ INS तवर जो है ना, ठीक है ना, ये भाग लेगा, ठीक है ना, भारतीय। चलिए 13 जून को है ना लंबी यात्रा पर रवाना हो चुका है कौन? तवर। कहाँ पे? रूसी से नौसेना दिवस मनाने के लिए, ठीक है ना। इसके अंतर्गत देखते हैं ये जो तवर जो एक देखे तो आप पूरे वर्ल्ड के टूर पे निकल गया है। ये वो अफ्रीका और यूरोप के मित्र देशों के नौसेनाओं के साथ साझा अभ्यास में भी हिस्सा लेगा। रूस के दौर पे तो निकला ही है, प्लस वो क्या करेगा, अफ्रीका और यूरोप के मित्र देशों के साथ ये क्या है, ये नौसेना का
तबर क्या है, एक नौसेना से रिलेटेड जहाज है, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, वो अफ्रीका और यूरोपीय मित्र देशों के साथ भी अभ्यास करेंगे। रसिया के लिए तो निकले हैं, लेकिन उसके साथ भी अभ्यास करेंगे, और जो जो दोस्त हैं उनके साथ पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से समझे तो निकले हुए हैं, अभ्यास करेंगे। चलिए, ये नौसेना का क्या है, तबर क्या है, एक नौसेना का जहाज है, ठीक है ना। अब कहाँ पे निकला है, रशिया के समारोह में, ठीक। और रास्ते में वो और सारे देशों के साथ, मित्र देशों के साथ क्या करेंगे, नौ अभ्यास करेंगे वो, ठीक है ना। चलिए, युद्ध अभ्यास करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम यहाँ कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन देखा हुआ है, ठीक है ना, कि तबर जो है ना, तबर यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा तबर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोकेशन देख लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो अदन की खाड़ी होते हुए लाल सागर, लाल सागर से सुएज सागर, सुएज नहर होते हुए भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, जिबूती, मिस्र, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, नीदरलैंड, मोरक्को एवं आर्कटिक, ठीक है ना, आर्कटिक परिषद के स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों को गुजरेगा। हम देखेंगे इसको मैप के थ्रू कौन कौन सी बातें की जा रही है, ठीक है ना। ये तलवार श्रेणी का जो तबर जो है ना, तलवार श्रेणी का एक जहाज है। क्या है, तलवार श्रेणी का। तलवार श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे जहाज है, जिसमें तबर एक जहाज है उसमें, ठीक। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो है ना, जो जो अब बहुत सारे देशों के साथ अभी बात की जा रही है कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों के साथ, यूरोप के बहुत देशों के साथ ये अभ्यास भी करेगा। लिखना तो है, निकले तो है ये रूस के दिवस पे, रूस के युद्ध अभ्यास पे, लेकिन साथ साथ में ये क्या करेंगे, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ भी युद्ध अभ्यास करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये नौसेना अभ्यास कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इसमें पेपर में दिए हुए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पूर्व कोंकण नौसेना अभ्यास, पूर्व कोंकण नौसेना अभ्यास किसके साथ है, भारत और ब्रिटेन के साथ। याद रखना, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। पूर्व कोंकण अभ्यास किसके साथ है, भारत और ब्रिटेन के साथ। उसी तरह देखिए वरुण अभ्यास किसके साथ है, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस, ये दोनों की नौसेनाएं जो हैं करती है वरुण अभ्यास, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं पूर्व इंद्र, ठीक है ना, या इंद्र अभ्यास किसके साथ है, रूस और भारत, ठीक है ना। इंद्र अभ्यास में रूस और भारत, पूर्व वरुण अभ्यास में फ्रांस और भारत, कोंकण अभ्यास में भारत और ब्रिटेन। पासेक्स अभी काफ़ी दिनों से, पासेक्स जो है पासेक्स के अंतर्गत जो हमारे भारतीय नौसेना जो है विभिन्न देशों के साथ करते हैं। जैसे अभी हाल ही में देखोगे इंडोनेशिया के साथ किए थे, ठीक। उसके बाद वियतनाम के साथ इससे पहले हुआ था, ठीक। तो विभिन्न देशों के साथ जो है ना पासेक्स अभियान किया जाता है। कहाँ पे, हिंद महासागर में। कभी देखिएगा अरबियन सी में, कभी वेस्ट बंगाल में जो है ना ये अभ्यास चलता रहता है। कभी साउथ चाइना सी में जो है ना पासेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पासेक्स के अंतर्गत भारत जो है डिफरेंट देशों के साथ युद्ध अभ्यास करते रहता है, ठीक है ना, नौसेना अभ्यास करते रहता है। उसके अंतर्गत वो बंगाल की खाड़ी, कभी देखिएगा अरब सागर, कभी हिंद महासागर, ठीक, कभी चाइना से साउथ चाइना सी, ये समय अभ्यास चलते रहता है पासेक्स के अंतर्गत। कोंकण किसके साथ है, भारत और ब्रिटेन। एक बार और देख लेते हैं, वरुण फ्रांस और भारत, पूर्व इंद्र देखते हैं रूस और भारत के साथ। ये सारे जो दिख रहे हैं हमने पूर्व जो कोंकण वरुण इंद्र, ये सारे कौन से अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। याद रखना है, ये भी काफ़ी पूछा जा सकता, हो सकता है आपको थोड़ा ट्रिकी कर दे, थोड़ा डीप चला जाए तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ नौसैनिक अभ्यास है, कितने अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है ये, ठीक है ना। तो हमने देखा, अब थोड़ा लोकेशन देखते हैं कि खाड़ी सागर, लाल सागर ये सब किधर स्थित है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। अब इस तरह बातें की जा रही हैं कि तबर जो है निकलेगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, लोकेशन के जरिए अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आसान हो जाती है चीज़ें। चलिए हम देखते हैं यहाँ से कि लोकेशन कौन कौन सा अभी में था। देखिए, तो यहाँ से देखते हैं, अगर इंडिया से हम शुरू करते हैं, ठीक, सपोज कीजिए यहाँ से अगर इंडिया से तबर शुरू स्टार्ट करता है अपना चलना, तो ये है रेड सी। रेड सी की तरफ देखिएगा तो आप रेड सी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस साइड में देखिए ये दो भागों में ब्रांच बढ़ गई रेड सी, ठीक। एक अदन की ओर चली जाएगी, एक जो है ना ये चली जाएगी सुएज कैनाल की ओर, ठीक। यहाँ से हम चल रहे हैं सुएज कैनाल की ओर। अब मेडिटेरियन सी होते हुए जैसे जैसे पेपर में लोकेशन में दिखाएगा उसी अनुसार बात करते हैं। ये है जिब्राल्टर। यहाँ अगर अरेबियन पेनिनसुला था, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक। माउंट एटलस माउंटेन्स एग्जाम में पूछते हैं, है ना, एटलस माउंटेन्स कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में। ये हो गया जिब्राल्टर, ठीक है ना। जिब्राल्टर होते हुए बे ऑफ बिस्के होते हुए, ठीक, नॉर्थ सी होते हुए बाल्टिक सी। देखिए ये पूरा जो है ना, ये सब सारे लोकेशन की बात कर रहे हैं। तबर जो है यहाँ से इंडिया से होते हुए रेड सी से इधर देखेंगे राइट साइड में निकल जाए तो अदन सी हो जाएगा, ठीक। अदन सी बोलते हैं, ठीक। अदन बोलिए सी। उसके बाद यहाँ देखिए पनामा कैनाल, ठीक, यहाँ जो है ना सुएज कैनाल, पनामा आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। यहाँ पे आपको पनामा, ठीक, याद रखना, पनामा सुएज में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पनामा, ये जो देखेंगे ये पार्ट, यहाँ सुएज कहाँ पे पड़ेंगे, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में सुएज कैनाल, ठीक है ना। उसके बाद मेडिटेरियन से ये हो गया आपका जिब्राल्टर वाला इलाका, ठीक। उसके बाद बे ऑफ बिस्के, ठीक। उसके बाद नॉर्थ सी
ठीक। उसके बाद बाल्टिक सी, यहाँ देखा कि स्कैंडिनेवियन सी देशों के साथ भी जो है ये तबर जो है ना, वहाँ के देशों के साथ भी जो तबर गया है वहाँ भी अभ्यास करेंगे। चलिए, रसिया के साथ वो अभ्यास करेंगे, रसिया के दौरान निकले हुए हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे अभ्यास किए जाते हैं। ठीक, उसमें पासेक्स देखा था, पैसेज बोलिए, पासेक्स बोलिए। अभ्यास कहाँ देखा था हमने? वो अरेबियन सी में कभी करते हैं, कभी बे ऑफ बंगाल में कभी करते हैं, ठीक है ना, कभी करते हैं कहाँ पे? साउथ चाइना सी में, पासेक्स के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो हमने लोकेशन के जरिए देखा, यहाँ याद रखना है पनामा, यहाँ हो गया मेडिटेरियन सी के पास सुएज कैनाल, यहाँ हो गया जिब्राल्टर, ये रेड सी हो गया, इधर बे ऑफ बिस्के हो गया, यहाँ हम देखते हैं ये हो गया नॉर्थ सी, इधर सी, इधर बाल्टिक सी। चलिए, तो लोकेशन के जरिए भी हमने इसको देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाया गया है सुएज कैनाल, सुएज पनामा। आपको हिस्ट्री पढ़िएगा तो उस समय भी काफ़ी मिलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए सुएज कैनाल है आपका, ये है मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में। ठीक, ये है अदेन सी आप देखेंगे इधर। ठीक, यहीं से निकलेंगे तो आपको डेड सी आगे की ओर मिलेगा। चलिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। मैप धीरे धीरे हम लोग इसी तरह जैसे एग्जाम पेपर में आते रहेंगे उस तरह मैप भी हम लोग कवर करते रहेंगे। तो यही होगा सुएज कैनाल कहाँ है? मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में। ठीक, और पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। चलिए, हम नेक्स्ट अपना न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने देखा पासेक्स कौन सा है? भारत डिफरेंट देशों के साथ करता है। कोंकण किसके साथ? भारत और ब्रिटेन के साथ। वरुण जो है अभ्यास फ्रांस और भारत के साथ। ठीक, इंद्र अभ्यास रूस और भारत के साथ। ठीक, ये सारे जो है नौसैनिक अभ्यास है। चलिए, हम नेक्स्ट अपने देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। युद्ध अभ्यास याद रखें, 8-10 जो इंपॉर्टेंट जो आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे युद्ध अभ्यास है लेकिन जो पेपर में हमें आए उसको आप याद रखें, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अभी हमने बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में पढ़ा था कल ही के न्यूज़ में, काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में, सॉरी 21 तारीख के न्यूज़ में आप देखेंगे कि 21 जून के न्यूज़ में देखेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन किया गया, उन्होंने कौन सी बुक लिखी। यहाँ आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी को याद किया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जो है उनको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। बंगाल राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अब इस सबको पता होगा कि ये बंगाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको जाना जाता है। ठीक है, चट्टोपाध्याय, इनकी जयंती पे हमारे प्रधानमंत्री जो है श्रद्धांजलि अर्पित किए। ठीक, पीएम ने क्या किए? बंकिम चंद्र चटर्जी के जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। ठीक, इन्हें जाना जाता है स्पेशली राष्ट्रगीत के वंदे मातरम के लिए। और इन्होंने आनंद मठ लिखा था जो काफ़ी फेमस है, आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे आनंद मठ के बारे में तो उसमें भी दिया गया है, वो हमने 21 जून के पेपर में अच्छी तरह से कवर किया, एमसीक्यू के रूप में भी, प्लस उस पेपर में जो आया था वहाँ पे देखा था। यहाँ आप जब कोई भी आंसर राइटिंग करें वहाँ पे देखिए हमारे लिए दो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग के लिए तो स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर इसको डाल देंगे आप आंसर राइटिंग में तो काफ़ी आपकी सुंदरता बढ़ जाएंगे आंसर का, ठीक है। खासकर यहाँ है जल संरक्षण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर दो जो है ना, दो आज पेपर में बहुत अच्छे न्यूज आए हैं, ठीक है। देखते हैं, एक देखिए, एक बांदा जिला है, ठीक है ना। बांदा जिला कहाँ है? यूपी में स्थित है। बांदा जिले के अंधाव गांव, ठीक, अंधाव गांव में वहाँ के लोगों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्या किया है? वहाँ 300 हेक्टेयर भूमि, ठीक है ना, 300 हेक्टेयर भूमि में, ठीक है ना, 300 बीघे खेती पर ऊंचे मेड़ों की, वहाँ पे पानी का क्राइसिस काफ़ी था, ठीक है ना, पहले, ठीक है ना। तो वहाँ क्या कर दिया? 300 बीघे खेतों के जो है ना पूरी तरह से बाउंड्री कर दिया, ऊंचे मेड़ बना दिया और पानी का कंजर्वेशन किया, जिस तरह क्या हो गया अभी जो है वहाँ पानी की किल्लत नहीं होती। आपको ये बता दें कि ये जो बांदा जिले है ना वो स्थित है कहाँ? बुंदेलखंड, जानते हैं बुंदेलखंड जो रीजन है वो काफ़ी सूखा इलाका है, ठीक है ना। भारत में एक वन ऑफ द ड्राइएस्ट रीजन है, ठीक है ना, वो सूखा रीजन है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे, ठीक है ना, एक छात्र, युवा छात्र राम बाबू तिवारी, आज से 6 साल पहले उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए उन्होंने अभियान शुरू किया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि 300, ठीक है ना, गाँवों के हेल्प लेकर 300 बीघे के आस पूरे जो है ना चारों तरफ से ऊंचे मेड़ बना दी, ठीक है ना, वाटर को कंजर्व किया। आज जो है उस गाँव में पानी की दिक्कत नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है? एक तो आप केस स्टडी में डालने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हमारे पीएम जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने मन की बात में इसकी प्रशंसा की है, उन्होंने अप्रिसिएट किया है इसको, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे लिए, ठीक। तो ये कौन सा रीजन है? बुंदेलखंड रीजन में, ठीक, बुंदेलखंड वाले रीजन में, ठीक। वहाँ पे बांदा जिला है, बांदा जिले में अंधाव गांव है, वहाँ पे जो वाटर कंजर्वेशन के लिए युवा छात्र राम बाबू तिवारी, ठीक है ना, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। आज जो वो गाँव है सूखे से बाहर निकल गया है, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मन की बात में प्राइम मिनिस्टर जो हैं 2-3 बातें काफ़ी अभी अच्छी बातें उन्होंने, 2-3 मुद्दे पे काफ़ी मुद्दे को काफ़ी
अप्रिशिएट किया है, प्रशंसा किया है। उन्होंने कहा है नेक्स्ट जो है, हमने तो एक तो देखिए बांदा वाला देख लिया, ठीक। दूसरा उन्होंने किया है सराहना ने मनीष को नई ऊर्जा से भर दिया, ठीक है ना। सराहना ने मनीष को नई ऊर्जा से भर दिया। देखिए हरियाणा के भिवानी के एक गांव है देवसर, ठीक है ना। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है देवसर के मुक्केबाज हैं कौन, मनीष कौशिक, काफ़ी फेमस है, ठीक है। बॉक्सिंग में काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। इनको जो है ना 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है ना। 2000 देखेंगे अर्जुन अवार्ड कौन सा है, 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला था इनको। कब में, 2020 में मिला था। तो इनको भी जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनको भी काफ़ी अप्रिशिएट किए हैं, इनकी भी प्रशंसा उन्होंने की है मन की बात में। चलिए, तो हमने 2 चीज़ देखा। तीसरा है हमारे लिए गुंजी पानी लिखा, हमने एक देखा था यूपी वाला बुंदेलखंड वाला रीजन, वहाँ पे पानी कंजर्वेशन। एक है पानी राखो मुहिम उत्तराखंड का है, ठीक है ना। ये भी कंजर्वेशन से, वाटर कंजर्वेशन है। पौड़ी गढ़वाल जिले के उफ रखाल, ठीक है ना, उफ रखाल क्षेत्र में जो है ना ये मुहिम चलाया गया था। कहाँ, पौड़ी गढ़वाल जिले उफ रखाल क्षेत्र में, ठीक है ना। उसके अंतर्गत पानी राखो आंदोलन चलाया गया था। कौन थे, सच्चिदानंद भारती, ठीक है ना। सच्चिदानंद भारती ने मुहिम को चलाया था, ठीक है ना। अब ये जो है ना खैसा इन्होंने क्या किया था, ये है गाडखर की पहाड़ी, ठीक है ना। आपसे पूछ सकते हैं गाडखर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ठीक है ना। गाडखर की पहाड़ी की सटी है, ठीक है ना। ये जो गांव है सटी है कहाँ, गाडखर की पहाड़ी, ठीक से सटी है। कौन सा, ये है आपका उफ रखाल क्षेत्र जो है सटी है, कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है ना। इस अभियान को किसने चलाया था, सच्चिदानंद भारती। कौन चलाए थे, सच्चिदानंद भारती चलाए थे इस अभियान को, ठीक है ना। और वहाँ पे पानी कंजर्वेशन के लिए इन्होंने ये अभियान चलाया था। तो चलिए इसको देखते हैं, हम सबको एक मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए देखिए ये है यूपी का बांदा, हमने देखा था यूपी का बांदा जहाँ पे चलाएगा। देखिए यूपी में बांदा है, ये देखें तो ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, ठीक है ना। ये आप देखें तो बुंदेलखंड वाला रीजन काफ़ी सूखा ड्राइएस्ट एरिया है जो, तो ये बांदा में कहाँ चलाया गया था। अब देखें तो ये मध्य प्रदेश से बाउंड्री बनाता है, बांदा वाला हमने रीजन देखा था, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश से बाउंड्री बनाता है ये, ठीक है ना। बांदा वाला हम रीजन हम लोग देखा था इसको। चलिए यहाँ देखते हैं, ये बांदा दिया हुआ है आपको, स्पेशली इस लोकेशन देखिए, ये है बांदा का रीजन, कहाँ पे है, यूपी में है, पानी कंजर्वेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसको डालने पे। देखिए विंध्यन रेंज इसी से होकर गुजरती है, और इंपॉर्टेंट हमारे लिए और हो जाता है ये जो है ना केन रिवर, बांदा से ही देखिए केन रिवर, देखिए यहाँ से ये है बांदा प्लेन, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ विंध्यन रेंज देखिए, विंध्यन रेंज ये हो जाएगा आपका, ठीक। ये विंध्यन वाला रीजन हो गया, ठीक। बुंदेलखंड वाला रीजन यही है, ठीक। और केन रिवर, ठीक है ना, केन रिवर जो बांदा प्लेन से गुजर रही है, ठीक है ना। तो हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केन रिवर, ये 2-4 लोकेशन देख लेने से क्या होता है ना कि हमारे लिए आसान हो जाती है चीज़ें याद करना कि बांदा रीजन क्यों न्यूज में था। तो हमने क्या देखा कि ये है जो केन जो रिवर है, आपको यहाँ ये बता दें, केन जो है ना यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना किस में जाके मिलती है, गंगा में मिलती है। तो केन रिवर बांदा होते हुए यमुना में जाके मिलती है, यमुना जाके गंगा में मिलती है। हमने क्या देखा, बांदा कहाँ पे है, यूपी में स्थित है। ये बुंदेलखंड का जो इलाका है, जो सूखा ड्राइएस्ट इलाका है, उसी का पार्ट है। चलिए तो आगे हम देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बांदा क्यों न्यूज में था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमने अभी देखा था दूसरा जो कंजर्वेसी जो थे हमारे, ठीक, सच्चिदानंद भारती। ये है सच्चिदानंद भारती हमारे, इन्होंने उत्तराखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वाटर कंजर्वेशन में। कहाँ के हैं, उत्तराखंड के, ठीक है ना। ये एज ए प्रोफेशन टीचर एज ए प्रोफेसर है, ठीक है ना। ये एक टीचर है, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी पहले जो है ना मुहिम चलाया था। चलिए देखते हैं हम अपना आगे। सच्चिदानंद भारती इन्होंने क्या किया था कि उत्तराखंड में छोटे छोटे पौंड को लगभग 3000 आसपास के पौंड को इन्होंने खोदा, वहाँ पे खुदवाया गाँवों की हेल्प लेके। देखिए इस तरह के पौंड उन्होंने सच्चिदानंद जी ने खुदवाया। देखिए छोटे पौंड को, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है ना। पानी रखो अभियान जो हमने देखा है, ठीक है ना। ये देखिए कितने पौंड है, छोटे पौंडों को उन्होंने खुदवा कर, ठीक है ना, पानी कंजर्वेशन में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इसलिए इनको
जाना जाता था। हमने दो उदाहरण देखा, एक उत्तराखंड में, एक ये देखिए, ये है गढ़वाल रीजन, ठीक है ना। हमने क्या देखा था, गढ़वाल रीजन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गढ़वाल देखिए, ये है गढ़वाल रीजन। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ अभ्यारण्य के बारे में देखा जो एक अभ्यारण्य था, ठीक है ना, पिथौरागढ़ में, जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, अभी हाल ही में हमने देखा था, ठीक है ना। ये गढ़वाल रीजन आप देखिए, यहीं पे सच्चिदानंद जी ने क्या किया है, छोटे छोटे पॉन्ड को वाटर कंजर्वेशन के लिए खुदवाया। आज से कई साल पहले से ये लगे पड़े हैं इसमें, ठीक है ना। आज ये भी मन की, प्राइम मिनिस्टर के मन की बात में आए थे, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनकी प्रशंसा की है इस अभियान की, ठीक है। अब हमने देखते हैं मुक्केबाज, देखिए ये है हमारे मनीष कौशिक, हमने किसने देखा था, मनीष कौशिक, ठीक है ना, मुक्केबाज। अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर इनके बारे में भी चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। भारतीय मुक्केबाज मनीष कौशिक, ये है मनीष कौशिक, ठीक। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए हम अवार्ड देखते हैं, अवार्ड कौन कौन से होते हैं। मुख्यतः हम लोग देखेंगे कि गेम के क्षेत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड है। देखिए इंपॉर्टेंट मुख्यतः नेशनल लेवल के अवार्ड है 5 है, ठीक है ना, ठीक है ना। कितने अवार्ड है, 5 अवार्ड है नेशनल लेवल के, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स देती है, ठीक। कौन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 5 अवार्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, सबसे पहले जान दें, 5 अवार्ड कौन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना, के दिया जाता है। सबसे बड़ी जो अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो है इनिशिएटिव 1991 में हुआ, हाईएस्ट रैंक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है 1991 में इसको शुरू किया गया, हाईएस्ट रैंक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा बताया जा सकता है, आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाईएस्ट जो अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, हाईएस्ट रैंक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है ना। दूसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड इसको टीचर को दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। इनको, इनकी जो शुरुआत हुई थी 1985 में हुई थी। सेकंड नंबर पे कौन सा देखें, द्रोणाचार्य अवार्ड। ये सारे अवार्ड कौन देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड द स्पोर्ट्स अवार्ड। ये सारे नेशनल का अवार्ड है, ठीक है ना। उसके बाद छोटे छोटे स्टेट लेवल का अवार्ड भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए नेशनल इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाते हैं कि उनको सा नेशनल अवार्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ी अवार्ड, हाईएस्ट रैंक अवार्ड है, ठीक। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है ना, ये प्रेफरेंस है, सब अपनी प्रायोरिटी के अनुसार ये एक लाइन से है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। अर्जुन अवार्ड जो है ना, अर्जुन अवार्ड की एक खासियत है 1901, सबसे ओल्डेस्ट अवार्ड है ये। अर्जुन अवार्ड जो हमने देखा मनीष कौशिक को मिला, वो जो है ना सबसे ओल्डेस्ट अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, लेकिन आता है प्रेफरेंस पे, प्रायोरिटी में 3rd नंबर पे, ठीक है ना। द्रोणाचार्य आपको याद रखना, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है, कोच में यानी समझे टीचर, जो टीचर होते हैं जो खेल के सेक्टर में, उनको दिया जाता है ना। उसके बाद 4थे नंबर पे ध्यानचंद अवार्ड 2002 में जो है ना ये शुरू किया। ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है ना। जो आदमी लाइफ टाइम अपना जो है ना कंट्रीब्यूशन किसी खेल में दिया है तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है ना। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट, जीवन भर में जो उन्होंने अचीवमेंट किया है उसके लिए दिया जाता है। 5वां हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक, वो हो जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। कौन सा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। 5वां अवार्ड कौन सा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। आप इसको रट लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो है नेशनल लेवल के अवार्ड है, इसको तो याद ही रहनी चाहिए आपको। आपको याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे हाईएस्ट अवार्ड, ठीक। द्रोणाचार्य अवार्ड दूसरे नंबर पे, ठीक, टीचर के लिए मतलब कोच के लिए, ठीक है। और अर्जुना अवार्ड, ठीक ठीक, ये जो है 3rd नंबर पे है। ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है ना, 4थे नंबर पे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, उसके बाद अलग अलग हर स्टेट के अलग अलग अवार्ड होते हैं, ठीक है ना, उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 5 याद रखने हैं गेम के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे ओल्डेस्ट कौन है, अर्जुना अवार्ड, यानी कि कौशिक जी को जो मिला है वो ओल्डेस्ट अवार्ड, सबसे ओल्डेस्ट अवार्ड मिला है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे कौन सा है, ये हाईएस्ट रैंक अवार्ड है। तो चलिए हमने अवार्ड को भी देखा है यहाँ पे। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाते हैं। चलिए, अर्जुन अवार्ड भी हमने देख लिया, कौन कौन से न्यूज़ में थे। अर्जुन अवार्ड 2020 में दिया गया था कौशिक जी को, ठीक है ना। मुक्केबाज मनीष कौशिक कहाँ के हैं, हरियाणा भिवानी के। क्यों न्यूज़ में थे, हमारे पीएम ने इनको अप्रिशिएट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषित शहरों पर ज़्यादा वर्षा है, कोरोना का असर। इसे सेक ऑफ नॉलेज बताते हैं, जो प्रदूषित शहर थे वहाँ पे जो कोरोना का असर काफ़ी दिखा गया है, ठीक है ना। और शहरों की अपेक्षा जो भी शहर प्रदूषण में थे, प्रदूषित से ग्रसित थे, प्रदूषण था जहाँ पे, वह शहर काफ़ी, अध्ययन में ये पाया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययन, राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्ययन किया गया जिसमें ये पाया गया, ठीक है ना, कि जो भी शहर, ठीक है ना, जो भी शहर जो है ना जहाँ पे
पॉल्यूशन ज़्यादा थे वहाँ पे जो है ना कोरोना जो है ना अधिक कोहराम मचाया है, ठीक है ना, अधिक अफेक्ट हुआ। जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, ऐसे जो है ना यहाँ पे जो है ना जो काफ़ी मतलब काफ़ी कोरोना को देखने को कोरोना के केसेस देखने को मिला है, ठीक है ना। यहाँ पे देखा गया 2.5 जो है ना 2.5 जो है ना कि उच्च सांद्रता के संपर्क में PM2.5 पार्टिकल 2.5 मतलब समझिए छोटे छोटे पार्टिकल 2.5, ठीक है ना। ये जो है ना इन जो शहरों में काफ़ी इसकी सांद्रता काफ़ी थी, मतलब काफ़ी ये पाए गए हैं उस शहरों में, इसलिए यहाँ पे कोरोना के केसेज काफ़ी मिले। जहाँ प्रदूषण है वहाँ समझिए, कॉमन सामान्य भाषा में समझिए, जहाँ प्रदूषण होंगे वहाँ कोरोना के केसेस ज़्यादा होंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, हमारे लिए ये काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है, ठीक है ना, जनसंख्या को लेकर, ठीक है ना। मेन फैक्ट निकालते हैं इसमें से। कुल जनसंख्या देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या 337 करोड़ है, जिसमें वर्ल्ड का देखें तो 7.7 है, ठीक है ना। वर्ल्ड का कितना है 7%। अभी ये मुद्दा चल रहा है कि जनसंख्या को एक तरफ से ये बातें की रही कि जनसंख्या को कम किया जाए, दूसरी ये बातें हो रही है कि जनसंख्या पर ना ध्यान के हमें क्या किया जाए, हमें ध्यान ये दिया जाए कि वहाँ का स्किल डेवलपमेंट किया जाए। जितने भी जनसंख्या हो रही है स्किल डेवलपमेंट किया जाए। स्किल डेवलपमेंट क्यों किया जाए? क्योंकि वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। अगर इसको इनकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो विदेश में जो हमारे ये युवा हैं वहाँ जाके काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए देखा जाए तो दो बातें हो रही हैं। एक तो अगर इसको स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जाए जनसंख्या को, तो ये एज ए बर्डन की तरह काम करेंगे, ठीक है ना, रिसोर्स की तरह काम नहीं करेंगे। अगर इन्हीं को अगर स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाए तो ये एक रिसोर्स की तरह काम करेंगे, एक अच्छे तरह से काम करेंगे, ये अच्छा आउटपुट देंगे, ठीक है ना, अदर बर्डन नहीं होंगे हमारे लिए, ठीक है। तो यही मेन बातें चल रही है। अभी जो है एक बार बता दें कि अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है ना 2 चाइल्ड पॉलिसी हमारे स्टेट में लगभग 11 स्टेट में लागू है। तो कुछ ऐसा प्रेफर कर रहे हैं जो कि इसको क्या किया जाए 2 चाइल्ड पॉलिसी और सारे डिस्ट्रिक्ट में भी लगाया जाए। अभी ये मुद्दा में क्यों था? क्योंकि असम और उत्तर प्रदेश में ये इनिशिएटिव लेने की बात चल रही है, ये हॉट मुद्दा हो गया। असम जो क्या किए हैं, असम और उत्तर प्रदेश भी 2 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए यह मुद्दा आया कि क्या जनसंख्या को नियंत्रण करने की ज़रूरत है या जो जनसंख्या है उसको जो है ना स्किल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, उसको एक अच्छे रिसोर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, उसको टेक्निकली डेवलप करने की ज़रूरत है। प्लस क्या होगा, उसको स्वास्थ्य टेक्निकल डेवलप करना है, प्लस जो हमारे पास युवा यूथ जो है, ठीक है ना, उसको क्या करना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सब चीज़ों में स्वास्थ्य के रूप में भी टेक्निकली डेवलप करने, किसी भी रिसोर्स को बनाने के लिए उसको टेक्निकली डेवलप करना है, प्लस हेल्दी भी होना चाहिए, ठीक है ना। जनसंख्या जो है हमारी होनी चाहिए। भारत की देखिए, भारत की बड़ी आबादी युवा जो है ना, भारत एक बड़ी आबादी युवा है, ठीक है ना, हमारे देश में, ठीक है ना, जो 60% से ज़्यादा लोग जो है ना 35 साल से कम उम्र के हैं। कितने? 60% से कम जो है युवा वो जो है 35 साल से कम के हैं, ठीक है ना। इसको सही तरह से टेक्निकली रूप से, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से स्किल डेवलप कर दिया जाए तो जो विश्व में जो मांग है, ठीक है ना, वो हमारे लिए एक अच्छे साधन के रूप में वर्क कर सकते हैं युवा, ठीक है ना, एक अच्छा मानव संसाधन बन सकता है, ठीक है, अगर इसको स्किल डेवलप कर दिया जाए उसको अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो यही मेन मुद्दा चल रहा है हमारे लिए वनडे टाइप के एग्जाम के लिए याद करना कर रहा है। कुल जनसंख्या कितनी है? 137 करोड़, ठीक है ना। वर्ल्ड का टोटल कितना है? 7.7 करोड़। तीसरी बात है, लगभग 11 स्टेट में जो है ना 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई है, अर्थात कुछ कंडीशन लगा दिया है कि जैसे पंचायती इलेक्शन लड़ना है तो आपको 2 ही चाइल्ड आपके पास होनी चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आप पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो यही से मेरे मुद्दा आर्टिकल अच्छा है। अगर जनसंख्या पे कोई भी अगर आपको लिखना हो, ठीक, जनसंख्या पे कोई भी अगर क्वेश्चन लिखना हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था, ठीक, ओवरव्यू आपको बता दिया हूँ। आप चाहे तो आर्टिकल को पढ़ सकते हैं या कभी समय मिलेगा तो इस पर एक अच्छा सा नोट्स आपको जो एडिटोरियल पर बनाया जा सकता है। ये काफ़ी आज के आधे पेपर तो देखिए तो यही पे है कि जनसंख्या को क्या किया जाए, क्या जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए या जनसंख्या को स्किल्ड किया जाए, यही मुद्दा अभी हॉट चल रहा है। अभी कोई डिसीजन सही से नहीं आ पा रहा। चलिए अब देखे तो अभी हम तत्काल हमने देखा था टायोकथॉन 2.1, ठीक है ना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना, इसको संबोधन दिया था टायोकथॉन 2021, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? ये खिलौने से संबंधित है। हमारे देश में देखें तो खिलौने की अपार संभावना है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, $100 अरब, ठीक है ना, $100 अरब का ये पूरे वर्ल्ड में जो है ना कि ये जो खिलौने बाजार है, ठीक है ना, $100 अरब का पूरे वर्ल्ड में जो बाजार है, ठीक है ना। लेकिन हम कितने हैं? हम जो है क्या कर रहे हैं, भारत जो है $1.5 अरब का ही कंट्रीब्यूशन है भारत का, $1.5 अरब का ही,
ठीक है ना। 100 अरब डॉलर में 1.5 अरब डॉलर का ही कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, जो बहुत ही कम है। इसी पे बातें चल रही है कि हमारे देश में भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, ठीक, ताकि खिलौने को बनाया जाए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए खिलौने को बनाने के लिए तरह तरह के इनिशिएटिव लेने की बात चल रही है। इसमें ये मुद्दा ये है कि इसमें जो है छोटे छोटे स्मॉल सेक्टर जो है ना, जो छोटे छोटे लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, उसको टेक्निकली डेवलप किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए उसको, ठीक है ना, हर तरह से फाइनेंशियली हेल्प किया जाए, तो हमारे देश में भी क्या हो सकता है कि खिलौने का एक अच्छा मार्केट बन सकता है, जिससे रोजगार भी मिल सकते हैं। अभी वर्ल्ड का लगभग 80% जो हम आयात करते हैं खिलौना, ठीक है ना, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी, ठीक है, 80% आयात करते हैं, जिसमें 70% हम चाइना से ही आयात करते हैं। 80% टोटल आयात का हम 70% क्या करते हैं, चाइना से ही आयात करते हैं, 10% सब जो अदर कंट्री से आयात करते हैं, ठीक है। अगर हमारे देश में ही खिलौना बनाना शुरू हो जाए, ठीक, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यही मेन मुद्दा है, हमें याद रखना है, ठीक। जब भी अगर जॉब से रिलेटेड कोई बात आए, कोई सेक्टर नई सेक्टर की बात आए, तो आप डाल सकते हैं कि खिलौने में भी एक अपार संभावना है। हमारे देश में इस तरह की चीज़ें हैं। अभी तक किस कंडीशन में हमें खिलौने के क्षेत्र में भी ध्यान देना है, ताकि हम जो है हम रोजगार को पैदा कर सकें, ठीक है ना। टाइकथॉन हमें याद रखना, टाइकथॉन 2021 किससे संबंधित है, वह खिलौने से संबंधित है, ठीक। चलिए, हम याद रखना है, ये भी एक अच्छी आर्टिकल थी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सारी जनसंख्या पे आज आधी के आधे जा सके, ये जो आर्टिकल है सब जनसंख्या पे ही संबंधित है। क्या 2 चाइल्ड पॉलिसी इंडिया में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसी पे सारा केंद्रित है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। 11 स्टेट में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी है। अभी मुद्दा इसलिए आ गया कि असम और यूपी जो है ना 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाने की, ठीक है ना, सोच रहे हैं। अब चलिए हमारे लिए देखते हैं कि देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से 110 के जलमग्न होने का खतरा है, ठीक है ना। अभी एक रिसर्च आया, ठीक है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है ना, खड़गपुर के के अनुसार, ठीक है ना, हमारे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से 10 के जलमग्न होने का खतरा है, ठीक। ये इनकी रिपोर्ट के अनुसार ये बात की जा रही है कि 2035 तक, सर्वेक्षण के अनुसार 2035 तक इस द्वीप समूह के 10 में से 8 द्वीपों में 70 से 80, मतलब एक तरह समझे कि लगभग जो है ना, वहाँ जो द्वीप है ना, सब जो है ना खतरे की जलमग्न होने की संभावना है, मतलब खतरे की स्थिति में सब कुछ। क्यों? क्योंकि जो देखा जा रहा है कि अरब सागर में जो है ना, जल का जो है ना, जल के बढ़ाव ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, जल जो बढ़ रहा है बनिस्पत वेस्ट बंगाल की अपेक्षा देखा जाए तो अरब सागर में जो है ना जल की स्तर जो है बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर जो है ना, इसके अनुसार जो है ना कि संभावना बन जाती है कि लगभग आने वाले 2035 में बहुत सारे जो है जलमग्न हो जाएंगे। अब जनरल वे में याद ना रखें, 10 में नहीं याद रखें, सिर्फ याद रखें कि इस रिपोर्ट के अनुसार लक्षद्वीप के बहुत सारे टापू जो हैं वो खतरे के निशान में हैं। इनमें एक टापू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे चटलाट द्वीप, ठीक है ना। चटलाट द्वीप जो है ना वो उसके लगभग ऐसा अनुमान है कि 80% तक अधिक नुकसान हो जाएंगे। कितना? 2035 तक लगभग 82% जो है ना, कौन है? चटलाट द्वीप का 82% तक 2035 तक वो समाप्त हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब खत्म हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे 82%, ठीक है ना। कौन सा? चटलाट द्वीप, ठीक। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी दे रहे हैं वो, ठीक है। सॉल्यूशन ये दे रहे हैं कि क्या किया जाए, तत्काल जो है कृत्रिम अवरोध बना दिया जाए, ठीक, तटबंध बना दिया जाए, तत्काल तटरक्षा सुरक्षा किया जाए, ठीक। उसके बाद एंड्रोड के भूभाग को, एंड्रोड भी एक जो है ना लोकेशन है, ठीक है, एंड्रोड के भूभाग को जो है ना वहाँ पे केवल 30% नुकसान होने का डर है। कितना? एंड्रोड भी एक टापू है, वहाँ पे 30% क्या होने वाला है, नुकसान होने का डर है। तो यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं कि वहाँ से आबादी को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो यहाँ देखिए हमने चटलाट द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप में स्थित है, ठीक। सबसे पहले ऊपर से समझते हैं, एक जनरल वे में आपको समझाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कहा है कि 2035 तक लगभग ओवरऑल रिव्यू दे रहे हैं, 2035 तक लगभग बहुत सारे द्वीप जो है लक्षद्वीप का वो जलमग्न होंगे या 70 to 80% बर्बाद हो जाएंगे, मतलब जलमग्न हो जाएंगे 70 to 80% जलमग्न, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड होगा तो चटलाट द्वीप अफेक्टेड होगा। उसके बाद ये सॉल्यूशन बता रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, तत्काल क्या है, तटबंध बनाया जाए चारों तरफ, ठीक है ना, तटरेखा सुरक्षा उपाय किया जाए, मतलब तरह तरह के छोटे छोटे उपाय किया जाए वहाँ पे तत्काल। हमारे लिए सबसे वनडे टाइप के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए तो वनडे टाइप के चटलाट द्वीप पूछ देगा कहाँ स्थित है, चटलाट द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश कौन सा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है, याद रखें। चटलाट द्वीप कहाँ है,
चटलाट द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। भारत का सबसे छोटा द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और जब भी क्वेश्चन में आपको आए कि बढ़ते हुए जल स्तर से क्या क्या समस्या है, तो आप लक्षद्वीप का उदाहरण दे सकते हैं। आप क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का आप क्या कर सकते हैं, इनका रेफरेंस लेके कि इनके रेफरेंस के अनुसार लक्षद्वीप में जो है ना कि डूबने की संभावना है। चलिए हम देखते हैं, आप लक्षद्वीप को थोड़ा देखते हैं, कैसे समझने की कोशिश करते हैं लक्षद्वीप को। मैप के जरिए देखते हैं कि चटलाट द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए यह है चटलाट द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे देखिए नॉर्दर्न वाला पार्ट में हम देख रहे हैं कौन सा है, चटलाट द्वीप। कहाँ, चटलाट द्वीप जो देख रहे हैं ये नॉर्दर्न वाला पार्ट में है। ये कावारत्ती क्या है, उसकी कैपिटल है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रल वाले पार्ट में। अब यहाँ पे हमारे लिए दो चीज़ और इंपॉर्टेंट होता है। चलिए एक एक्स्ट्रा चीज़ आप सीख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। एक है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में बनती है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में बनती है। सॉरी, दो देशों के बीच में किन दो लोकेशन के बीच में बनती है। तो एक तो है मिनिकॉय और दूसरा मालदीव्स, ठीक है ना। मालदीव्स नीचे साउथ में हो जाएंगे, मालदीव्स, ठीक, मालदीव्स, ठीक है ना। मालदीव्स कंट्री है, ठीक है ना। और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल बनती है, ठीक। उसके बाद 9 डिग्री चैनल किसके बीच में बनती है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय, ठीक, और लक्षद्वीप के में मिनिकॉय और कावारत्ती भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। 9 डिग्री चैनल दे देंगे कि बनती है मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में, या दे देंगे मिनिकॉय और मेन लाइन ऑफ द लक्षद्वीप। ऐसे भी आपको बना के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हमने क्या देखा, 8 डिग्री चैनल बनती है मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल बनती है मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में, ठीक। तो हमने ये दो एक्स्ट्रा चीज़ें देख ली, ठीक है ना। चटलाट द्वीप, ठीक है ना, चटलाट द्वीप जो है यहाँ पे लगभग 2035 तक, ठीक है ना, अगर सही से इनिशिएटिव नहीं लिया गया तो 2035 तक 82% जो है ना ये भाग जलमग्न हो जाएंगे। और लगभग 10 जो द्वीप है वो भी काफ़ी अफेक्टेड होंगे, वो भी 70-80% भी, वो भी आप मान सकते हैं कि कुछ हद तक वो भी अफेक्टेड होंगे। तो हमने चलिए लक्षद्वीप को भी देखा। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। दूसरा हमारे लिए एथेंस में महात्मा गांधी की प्रतिमा का, अभी हमने देखा था कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो है ना विदेश मंत्री, वो कहाँ पहुँच गए हैं, ग्रीस पहुँच गए हैं। और ग्रीस में वो क्या कर रहे हैं, ग्रीस में पहुँच गए हैं। और वहाँ पे क्या हुआ है कि अभी एथेंस में, एथेंस ग्रीस की कैपिटल है, वहाँ पे क्या हो जा रहा है, वहाँ पे क्या है, गांधी जी का जो है ना, महात्मा गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित, देखिए पीछे बैकग्राउंड में आपको गांधी जी की प्रतिमा दिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ना गांधी जी की प्रतिमा कहाँ हो रहा है, एथेंस में जो है ना हो रही है। एथेंस किसका कैपिटल है, ग्रीस का कैपिटल है। वहाँ जयशंकर प्रसाद जी जो है अभी पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है ना, जो भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव है, उसमें जो है ग्रीस अभी एक मेंबर के रूप में हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है ना। ग्रीस ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पर हस्ताक्षर कर भारत को सौंप दिया, ठीक है ना। तो ये भी एक मेंबर बन गए हैं किसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ग्रीस मेंबर बन गया है। ग्रीस की कैपिटल कौन है, एथेंस, ठीक है ना। और वहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो है ना स्टैचू का अनावरण किया जा रहा है। चलिए, तो ग्रीस का कैपिटल कहाँ है, एथेंस में है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। एक अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ है, परमाणु समझौता। हमने देखा कि परमाणु समझौता काफ़ी दिनों से न्यूज़ में काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है ना। परमाणु समझौता जो है ना 2015 में, ठीक है ना, ईरान के बीच में अब P5+1 के अगर पेपर डेली पढ़ रहे होंगे तो आप जल्दी से समझें। P5+1 के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था, 2015 में। P5+1 देश कौन थे, तो वो एक तो ईरान था, उसके बाद अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल थे। इसको बजाते प्रीवियस वाले पेपर में मैप के जरिए समझाया गया। यहाँ मैप के जरिए हम नहीं समझाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार इसको समझा दिया गया, ठीक है ना, बजाते मैप के थ्रू भी समझाया गया। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि 2015 में क्या हुआ था, एक जनरल ओवरव्यू देते। 2015 में P5+1 नेशन, P5 में कौन है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है ना, ये और ईरान के बीच में समझौता हुआ था न्यूक्लियर को लेकर। न्यूक्लियर पैक्ट हुआ था दोनों के बीच में। क्यों हुआ था, न्यूक्लियर इनरिचमेंट को रोकने के लिए। ईरान जो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए जो है ना ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप इससे ड्रॉबैक कर गए, डोनाल्ड ट्रंप इससे हट गए और ईरान पे तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। ईरान पे रेस्ट्रिक्शन लगने के कारण ही जो है ना भारत जो है ना वहाँ से तेल आयात करना भी बंद कर दिया था,
ठीक है ना, बंद कर दिया। ठीक, अभी भी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन हाल ही में जब बाइडेन आए थे वहाँ नए राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि फिर से इसको, इस समझौते को हम लागू करेंगे। तो यही मेन मुद्दा था, ये न्यूज़ में आए हुए थे अभी। अभी क्या था कि ईरान ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है, ये क्या करती है, निगरानी रखती है, परमाणु वाले देशों पे निगरानी रखती है, ठीक है ना, उसका ऑब्जर्वेशन करती है, ठीक है ना। तो यहाँ ईरान की संसद के स्पीकर ने साफ किया है कि देश के परमाणु ठिकानों को भीतर तस्वीरें मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो क्या किए थे कि क्या लगा रखे थे, कैमरा लगा रखे थे, ठीक है ना, जो वहाँ के परमाणु जो स्टेबलाइज में जो परमाणु जगह है वहाँ पे ईरान में, वहाँ लगा रखे थे। लेकिन ईरान ने कहा दिया है कि जब तक एग्रीमेंट सही से नहीं होता तब तक वो फोटो वहाँ का नहीं देंगे वहाँ से, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी जो है, जो फोटो कैमरा लगा रखे हैं उसको देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है ना, कि कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, कभी परमाणु तो नहीं बनवा सकते हैं कहीं, इसके लिए लगाया था। तो मेन मुद्दा यहाँ था कि ईरान के संसद स्पीकर ने साफ किया कि देश के परमाणु ठिकाने के भीतर की तस्वीरें वो नहीं देंगे, किसको, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को नहीं दिया जाएगा वहाँ की तस्वीरों को। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले परमाणु जो है उसका जो पैक्ट है उसको लागू किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो चाह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन हटे, इकोनॉमिकली काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, काफ़ी वहाँ के ईरान को काफ़ी क्षति हो रही है। तो हमने देखा 2015 में एक पैक्ट आया था P5+1 प्लस ईरान के बीच में, ठीक। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप हट गए थे, 2000 जब बाइडेन जब आए हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, तो वो बोले हैं कि इसको लागू किया जाएगा। तो ये मेन मुद्दा था। हमसे पूछा जाता है परमाणु पैक्ट किससे संबंधित है, ठीक, तो वो संबंधित है किससे, ईरान से संबंधित है। वो आएंगे अमेरिका संयुक्त राष्ट्र व्यापक कार्य योजना JCPOA, ऐसे आएंगे। JCPOA किस देश से संबंधित है, क्वेश्चन क्या बनाएगा, JCPOA किस देश से संबंधित है, ठीक है ना। संयुक्त राज्य व्यापक कार्य योजना, ऐसे आएंगे। संयुक्त राज्य व्यापक कार्य योजना किस देश से संबंधित है, ठीक है ना, संयुक्त राज्य कार्य व्यापक JCPOA से संबंधित है। आपको याद रखना है JCPOA किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ईरान से। ये ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। JCPOA किससे संबंधित है, तो वो है ईरान से संबंधित है, ठीक है ना। P5 नेशन आप जानते हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, ठीक है ना। अब +1 में जो आ जाता है, कौन आ जाता है, वो आ जाता है ईरान। चलिए यहाँ पे देखते हैं वर्साई की संधि खत्म होने के बाद ही प्रथम युद्ध हुआ था। वर्साई की संधि हस्ताक्षर होने के बाद ही क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है ना। ये कब हुई थी, 1919 में, आज ही के दिन, यानी 28 जून, ठीक है ना, 1919 में ही आज ही के दिन जो है वर्साई की संधि हुई थी, ठीक। इसके बाद ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। यहाँ देखें लड़ाई, केंद्रीय शक्तियाँ, एक तरफ दो गुट थे उसमें, केंद्रीय शक्तियाँ एक तरफ मित्र देश। केंद्रीय शक्तियों में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया, ठीक है ना, केंद्रीय शक्ति में। अब मित्र देश के बीच में थे, मित्र देश के ग्रुप में थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है ना, ये दो ग्रुप थे, ठीक है ना। अब वर्साई की संधि ऐसे सेक ऑफ नॉलेज के लिए बता दी है आपको। एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, मोहम्मद यूनुस के माइक्रो क्रेडिट मामले को कई देशों ने अपनाया, ठीक है ना। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक, ठीक है ना, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, मोहम्मद यूनुस। इन्होंने ही बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। ये कौन, यूनुस, मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। इन्होंने एक लाया था 1976 में, माइक्रो लोन की शुरुआत की थी। माइक्रो लोन होता है छोटा लोन और छोटे समय के लिए। माइक्रो लोन क्या होता है, छोटा लोन छोटे समय के लिए। लोन जो है ना, छोटे समय के लिए छोटा लोन हो सकता है 1000 रुपया हो, 1000 से कुछ हज़ार तक के बीच में, आप समझे, दिया जाता है। माइक्रो लोन को उसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। और कम समय के लिए, 1 साल से, ठीक है ना, अप्रोक्स 1 ईयर तक के लिए, ठीक है ना, 10,000 से 25,000 तक अप्रोक्स। एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, ठीक है ना। तो एक माइक्रो लोन आप ऐसे समझे, छोटे छोटे उद्योगों के लिए, छोटे छोटे लोगों जो इंडस्ट्री हैं उसके लिए, इवन इंडिविजुअल को भी माइक्रो लोन मिलता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल को भी माइक्रो लोन, छोटे छोटे व्यापारी के लिए भी ये प्रावधान किया गया माइक्रो लोन की। इन्हीं के कारण, ठीक है ना, ये जो यूनुस जो खान, मोहम्मद यूनुस जो थे, इन्होंने ही माइक्रो लोन की शुरुआत की थी। इसके कारण इनके जो बैंक जो स्थापित किए थे, इन्हें बैंक और, ठीक है ना, इनके कंसेप्ट को, जो माइक्रो लोन का कंसेप्ट और
ठीक है ना। इनके बैंक को जो है ना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2006 में, जो है ना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। आज हम जो माइक्रो लोन की बातें करते हैं ना, ये इन्हीं की देन है। 1976 में जो है ना ये लोन की शुरुआत की थी भारत में। इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि ये माइक्रो लोन की शुरुआत अगर हुई थी तो बंगाल से हुई थी, पढ़िएगा, ठीक है ना। कहाँ से हुई थी माइक्रो लोन की शुरुआत? बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस किए थे, ठीक। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आज अपने देश में अगर लागू होता है, ये छोटे छोटे लोन होते हैं, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे लघु उद्योगों को दिया जाता है। आई थिंक हमने पेपर ख़त्म कर दिया। चलिए आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए थे उसको आज कवर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखें, खुश रहें, कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।